हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबीएस वैकेंसी 2023 के बारे में, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम हो गया है, उसकी आंसर की भी आ गई है और आप लोगों ने ऑब्जेक्शन करने के बाद अब आपकी रिवाइज्ड आंसर की आने वाली है। तो आप लोग अभी अपने रिवाइज्ड आंसर की का वेट कर रहे होंगे। तो जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने काफ़ी सारे प्रश्नों को चैलेंज किया है, काफ़ी उसमें रॉन्ग आंसर और काफ़ी एरर दिए गए थे आंसर की में। तो आपकी जो रिवाइज्ड आंसर की है उसको आने में अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो लगभग आपकी जो आंसर की है वो 17 से 18 मार्च में आप देखेंगे कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। तो इतना वेट आपको करना होगा। और बात करते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की जब आपकी आएगी तो उसमें कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो आप लोगों ने रॉन्ग आंसर को चैलेंज किया है और कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शंस डाले हैं उन पर। तो साथियों देखिए, ऑब्जेक्शन तो काफ़ी पड़े हुए हैं, क्योंकि एक एक शिफ्ट में लगभग 10 से 12 प्रश्नों को गलत बताया है, कहीं कहीं तो 20-25 प्रश्नों को भी गलत बताया है। तो इतना ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा नंबर तो आप लोगों के नहीं बढ़ने वाले हैं कि कोई बता दे आपको कि रिवाइज्ड आंसर की में आपके 12 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा। हालांकि कुछ की अगर आंसर की में एरर है तो उनको ठीक किया जा सकता है। बाकी यदि वो लोग अपने आंसर्स को चेक करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, तो ऐसे में आपके 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं और मैक्सिमम किसी में भी अगर बढ़ेंगे तो 8 नंबर तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों के नंबर चेंज नहीं होने वाले हैं। तो रिवाइज्ड आंसर की में आप मान के चलें कि आपके 4 से 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं। और वहीं साथियों देखिए, रिवाइज्ड आंसर की में कुछ लोगों के नंबर घट भी सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे किसी का आंसर ए दिया है और आप लोगों ने ए टिक किया है, लेकिन उसका आंसर किसी ने चैलेंज कर दिया कि बी होना चाहिए। तो जब वो चेंज करके बी ऑप्शन देंगे राइट, तो जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया होगा तो उनका तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ परसेंटेज चांस है कि कुछ लोगों के मार्क्स इसमें घट भी सकता है, एक आध नंबर। वहीं बात करें कि बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन 4-5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो किसके मार्क्स बढ़ेंगे, जिसने ऑब्जेक्शन किया है सिर्फ उसके या फिर सभी के। तो साथियों, ऑब्जेक्शन की 1000 रुपये चार्ज था एक पर क्वेश्चन का, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसने ऑब्जेक्शन डाला है सिर्फ उसी के मार्क्स बढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है तो वो उस शिफ्ट के सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा, यानी कि सभी के मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसने चैलेंज किया है उसी के मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये तो बात हो गई आंसर की से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं कि केबीएस का नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे और कैसा होगा नॉर्मलाइजेशन, और आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है केबीएस नॉर्मलाइजेशन मेथड। केबीएस ने अपने कई एग्ज़ाम्स में इसको यूज़ किया है और ये बहुत ज़्यादा फार्मूला यूज़ होता है एग्ज़ाम्स में नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब आपके कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो सभी शिफ्ट्स को बराबर करना, एवरेज सबका बराबर करना ही नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये फार्मूला है, आप देख सकते हैं कि एक्स एन यानी कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर हो जाएगा S2/S1 इंटू एक्स माइनस एक्स ए बी और प्लस में बाई ए बी। तो इनका क्या क्या मतलब है, तो ये देख लेते हैं। बाई ए बी की वैल्यू हो जाती है बेस शिफ्ट, यानी कि जिसका हाईएस्ट एवरेज आएगा वो बेस शिफ्ट होगी। जो सबसे इजी शिफ्ट होगी, जिसमें बच्चों ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा, उसी का एवरेज सबसे ज़्यादा आएगा, यानी कि हाईएस्ट एवरेज हो जाएगा, तो वो वाई ए बी। अब बात कर लेते हैं S2 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो ये बेस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाएगा, यानी कि जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन ही S2 होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो साथियों ये होता है मानक विचलन, यानी कि मान लीजिए किसी शिफ्ट में जो इजी शिफ्ट होगी उसमें सभी का अच्छा स्कोर हुआ होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका 180 मार्क्स का पेपर था, तो इसमें सभी बच्चों ने स्कोर किया होगा 142, 144, 145, यानी कि इनका जो अंतर होगा, जो इनका फैलाव होगा वो कम होगा। तो इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इजी शिफ्ट का हमेशा कम आएगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं S1, तो S1 हो जाती है जो हार्ड शिफ्ट होगी, जिसका हम अभी आपको नॉर्मलाइजेशन निकालने वाले हैं। तो S2 आप S1 को आप अपनी शिफ्ट के अनुसार देख सकते हैं। तो SD हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी शिफ्ट का हो जाएगा। तो साथियों, जो टफ शिफ्ट होती है, हार्ड शिफ्ट होती है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर किसी कैंडिडेट ने 140 कर दिया है तो कोई 110 वाला होगा, कोई 105 वाला होगा, कोई 115 वाला होगा। तो इस तरीके से इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा, तो इसके स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा अधिक होता है। अब बात कर लेते हैं एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो एक्स होता है आपका रॉ स्कोर, जो भी आपने स्कोर किया है। मान लीजिए 180 में से आपके 116 नंबर आए हैं, तो ये आपका रॉ स्कोर हो जाएगा। वहीं देख लेते हैं एक्स ए बी। तो एक्स ए बी क्या होता है कि आपकी शिफ्ट, आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो उस शिफ्ट का एवरेज जो निकल के आएगा वो आएगा एक्स ए बी।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हो गया फार्मूले का एक्सप्लेनेशन। अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। तो अब आपको बताएंगे कि आप लोगों के कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को देख लें। जैसे कि मान लीजिएगा कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, वो है शिफ्ट ए। इसका एवरेज स्कोर आप देखेंगे तो 125 एवरेज स्कोर है, और मतलब इसका एवरेज स्कोर ज़्यादा है, इसलिए इसको बेस शिफ्ट मान लिया गया है। तो आप देखेंगे कि बेस शिफ्ट का एवरेज स्कोर 125 है, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया है वो है 2.4 का। तो इस तरीके से मान लेंगे, क्योंकि जो बेस शिफ्ट होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, और जो टफ शिफ्ट होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अधिक होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं शिफ्ट बी, जिसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो शिफ्ट बी का एवरेज स्कोर 112 है, जबकि शिफ्ट ए का 125 था। तो यानी कि ये शिफ्ट टफ रही होगी, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आया है 3.8। और इस तरीके से जो आपका रॉ स्कोर आया था 115, मतलब इसमें एवरेज स्कोर रहा था 112, यानी कि लगभग सभी बच्चों ने 112 का स्कोर टच किया होगा। बट जो आपका स्कोर था वो आपका एवरेज स्कोर से ज़्यादा था, आपने 115 नंबर लेकर आए हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर का फार्मूला लगेगा, तो वो है xn=s2/s1 इंटू x माइनस एक्स ए बी प्लस बाई ए बी। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखेंगे कि s2 की वैल्यू है 2.4, s1 की है 3.8, और जो आपका रॉ स्कोर था वो आ गया है 115, और आपकी शिफ्ट का एवरेज है 112, और प्लस में जो बेस्ड शिफ्ट थी उसका एवरेज है 125। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका स्कोर निकल कर के आएगा 126.893। तो ये आप देख सकते हैं कि 126 से ज़्यादा स्कोर आ गया है। आपका स्कोर बना है 126.893। तब आप देखेंगे कि जो आपका स्कोर 115 था, जो आपका रॉ स्कोर 115 था, वो अब नॉर्मलाइज्ड होकर कितना बन गया है 126.893। तो इस तरीके से साथियों होता है नॉर्मलाइजेशन, और इसी प्रकार आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं आपके केवीएस एग्ज़ाम में। तो जब आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें आपके मान करके चलिएगा कि कम से कम आपके 10 से 12 नंबर आपके बढ़ने तय हैं। 10-12 नंबर तक जिनकी शिफ्ट हार्ड थी उनके बढ़ेंगे, और जिसकी शिफ्ट थोड़ी इजी होगी उसके भी मार्क्स बढ़ेंगे, 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। और साथियों इस फार्मूले में एक बात याद रखनी है आपको कि किसी भी शिफ्ट के नंबर कम नहीं होंगे, किसी भी शिफ्ट के नंबर कम नहीं होंगे। यदि आपके नंबर बढ़ेंगे तो फिर बढ़ सकते हैं, वरना यदि आपकी मान लीजिए बेस शिफ्ट है तो आपके नंबर कम तो नहीं होने वाले हैं। और मैक्सिमम यदि आपसे कोई बोल रहा है कि 30-35 नंबर तक बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे तो 10 से 15 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट है जिसके ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेस है। तो साथियों ऐसे में आप देखेंगे कि 21 की जो सेकंड शिफ्ट है, 21 को काफ़ी टफ बताया जा रहा है। 24 की सेकंड शिफ्ट है, उसको भी काफ़ी टफ बताया जा रहा है। और एक आपकी शायद 28 की सेकंड शिफ्ट है। इस तरीके से आप देखेंगे कि इन शिफ्ट्स को काफ़ी टफ बताया जा रहा है। बाकी की तो जब आपका आएगा ऑफिशियल डेटा आएगा तो उसके आधार पर आप देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी टफ थी। क्योंकि जो भी आपको बता रहे हैं यूट्यूबर्स वगैरह, तो उनके पास कोई डेटा नहीं है, वो बस कुछ लोगों के कमेंट्स या फिर वोटिंग के आधार पर बता रहे हैं, उसमें भी रियल डेटा नहीं मिल पाता है। तो आप लोग देखेंगे कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसने ये बताया हो कि मेरी शिफ्ट इजी है। हर किसी को अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही है और दूसरे की शिफ्ट सबको इजी लग रही है। तो ये बात आ रही है। अब आप देखेंगे कि जो जर्नल की कट ऑफ बताई जा रही है, तो जर्नल की कट ऑफ आप देखेंगे कि 125, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे तो 122 प्लस हो जाएगी, और एससी की देखें तो 115 तक, 115 प्लस, और एसटी की बात की जाए तो 105 या फिर 110 तक आप देखेंगे। और पीएच की कोई कट ऑफ नहीं बताई जा रही, तो पीएच की लगभग 108 के आसपास आप देखेंगे। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी करिए इंटरव्यू की। और यदि इनसे कम है आपका स्कोर और आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, तब भी आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं और मैक्सिमम 15 नंबर तक ये जा सकता है। तो आप लोग भी अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।